बच्चों बात कर रहे थे अर्थशास्त्र में सांख्यिकी के प्रयोग के बारे में और डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 6 के बारे में। अब तक हमने जाना अपकिरण क्या है, अपकिरण के माप क्या होते हैं, अपकिरण की गणना की विधियाँ कौन कौन सी है। साथ ही हमने जाना चतुर्थ विचलन की गणना कैसे करते हैं, विस्तार की गणना कैसे करते हैं और माध्य विचलन की गणना कैसे करते हैं। बच्चों आज के इस पार्ट में हम बात करेंगे परमाव विचलन की गणना। पिछले पार्ट में मैंने आपको बताया माध्य विचलन की गणना कैसे करते हैं। माध्य विचलन गणना में आपने जाना कि माध्य विचलन का मतलब होता है, इसे अपकिरण का घात भी कहा जाता है। और इसमें हमने जाना कि इसमें माध्य द्वारा विचलन निकाला जाता है, फिर माध्य निकाला जाता है, इसलिए इसे माध्य विचलन कहते हैं। यानी ये माध्य का भी माध्य कहलाता है, इसे अपकिरण का प्रथम घात कहते हैं। साथ ही अगर हम बात करें तो ये गणितीय दृष्टिकोण से सही नहीं है, क्योंकि इसमें हम बीजगणितीय चिन्हों की अवहेलना करते हैं। इसलिए सर्वश्रेष्ठ विचलन के रूप में बात करें तो परमाव विचलन होता है, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो परमाव विचलन क्या होता है, आइए डिस्कस करते हैं। परमाव विचलन को अंग्रेजी में स्टैंडर्ड डिविएशन कहते हैं और इसे इस्तेमाल सिग्मा चिन्ह से दर्शाया जाता है। परमाव विचलन केवल एक ही सांख्यिकी माध्य से निकाला जा सकता है, जिसे हम कहते हैं समांतर माध्य। जैसा कि आप सबको पता है कि गणितीय दृष्टिकोण से सर्वश्रेष्ठ जो सांख्यिकी माध्य होता है वह समांतर माध्य होता है और उसी समांतर माध्य को आधार मानकर परमाव विचलन निकाला जाता है। इसलिए अपकिरण की गणना में सर्वश्रेष्ठ जो विचलन प्रणाली होती है, सर्वश्रेष्ठ अपकिरण का जो माप होता है वह परमाव विचलन होता है। तो बच्चों अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि सर्वश्रेष्ठ अपकिरण का माप कौन सा माप होता है, तो परमाव विचलन होता है। तो आज के इस अंतिम पार्ट में हम बात करेंगे परमाव विचलन के बारे में। तो चलिए बच्चों तैयारी करें, स्टार्ट करें, आ जाइए। तो बच्चों बात करते हैं परमाव विचलन के बारे में। इसे अंग्रेजी में स्टैंडर्ड डिविएशन कहते हैं। इसका जो प्रतिपादन किया वो 1893 में कॉलप्रिएशन ने किया था। ये इटली के महान संख्या शास्त्री है जिन्होंने 1893 में इसका प्रतिपादन किया था। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है परमाव विचलन, जिसे हम स्टैंडर्ड डिविएशन कहते हैं। इसकी जो रचना करी थी वो इटली के महान संख्या शास्त्री कॉलप्रिएशन ने किया था 1893 में। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, 1893 को आपको ध्यान रखना है। आपसे पूछा जा सकता है कि परमाव विचलन के प्रतिपादक कौन थे, तो बच्चों ध्यान रखना 1893 में कॉलप्रिएशन ने इसका प्रतिपादन किया था। ये एक आदर्श माप है, एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सही माप है। अपकिरण का सर्वश्रेष्ठ माप जो माना जाता है वो परमाव विचलन को माना जाता है, क्योंकि इसमें बीजगणितीय चिन्हों की अवहेलना नहीं की जाती, उसकी उपेक्षा नहीं की जाती है, इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है। और ये केवल समांतर माध्य पे निकाला जाता है। जैसा कि आप सबको पता है कि समांतर माध्य सांख्यिकी माध्यम में सर्वश्रेष्ठ माध्य होता है और उसी को आधार मान के इसकी गणना की जाती है, इसलिए इसे सर्वश्रेष्ठ माध्य कहा जाता है। दूसरा कारण ये भी है कि इसमें बीजगणितीय चिन्हों की अवहेलना नहीं की जाती है। अब आपको हो गया, जब हम समांतर माध्य से विचलन निकालेंगे तो ऑब्वियसली इसमें धनात्मक और ऋणात्मक चिन्ह आएंगे, लेकिन इसमें खास बात यह है कि उन सबका वर्ग ले लिया जाता है, इसलिए ऑटोमेटिक धनात्मक हो जाते हैं और उसी के आधार पर गणना की जाती है। तो माध्य विचलन परमाव विचलन में अगर हम बात करें तो यहाँ पे समांतर माध्य को आधार माना गया है, इसलिए यहाँ पे स्क्वायर निकाला जाता है। वही दूसरी बात इसमें एक खास बात है कि परमाव विचलन के अंदर अगर हम बात करें तो प्राप्त वर्गों से प्राप्त कुल मद को भाग देने से पहले जो मूल्य होता है उसे हम वेरियांस भी कहते हैं, प्रसरण भी कहते हैं। स्पीगल ने एक बात कही है कि परमाव विचलन समांतर माध्य से श्रृंखला के विभिन्न मूल्यों से विचलन के वर्गों का माध्य का वर्गमूल है। यानी इसमें समांतर माध्य द्वारा जो विचलन निकाला जाता है उसका वर्ग लिया जाता है और उस वर्गों का माध्य निकालने का वर्गमूल जो होता है वही परमाव विचलन कहलाता है। चलिए बच्चों अब बात करते हैं परमाव विचलन को किस चिन्ह से दर्शाते हैं। तो देखिए इसे स्मॉल सिग्मा चिन्ह से दर्शाते हैं, यानी छोटा अक्षर से दर्शाते हैं। और इसमें अगर हम बात करें तो इसे हम विभम्र भी निकाल सकते हैं, गणना कर सकते हैं, जो कि हम आगे बात करेंगे इस पे। चलिए अब बात करते हैं परमाव विचलन गुणांक की गणना कैसे करते हैं। तो परमाव विचलन गुणांक के लिए क्या करना है, हमें सबसे पहले तो परमाव विचलन निकालना है और इसमें हमें अब समांतर माध्य का भाग देना है। जैसे कि मीन डिविएशन में हमने क्या देखा था कि हम जिस माध्य को आधार मानकर माध्य विचलन निकाले थे उसका भाग देते थे। तो यहाँ पर भी क्या करना है, जो आप परमाव विचलन निकालोगे, यानी जो आप एचडी निकालोगे, जो आप स्टैंडर्ड डिविएशन निकालोगे, उसमें आपको समांतर माध्य का भाग देना है और इसका भाग देने से जो निकलेगा वो कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन कहलाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए सीखते हैं, गणना करते हैं कैसे हमें इसकी गणना करनी है। लेकिन एक बात और ध्यान रखना कि माध्य विचलन और परमाव विचलन में अंतर क्या है, क्योंकि हम इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं, हमें ये चीज भी क्लियर करनी है। तो पहला पॉइंट तो देखिए विचलन। माध्य विचलन में हम किसी भी सांख्यिकी माध्य का प्रयोग करके गणना कर सकते हैं, लेकिन परमाव विचलन में केवल समांतर माध्य का ही प्रयोग किया जा सकता है। तो पहला अंतर तो आपको समझ में आ गया। दूसरा, इसमें प्लस और माइनस चिन्हों को ध्यान नहीं रखा जाता है, यानी बीजगणितीय चिन्हों की उपेक्षा की जाती है, अवहेलना की जाती है, उनको ध्यान में नहीं रखा जाता है, जबकि इसमें रखा जाता है। तीसरा, इसमें विचलनों का औसत मात्र होता है, ये निरपेक्ष माप होता है, जबकि ये वर्गों के माध्यों का जो समांतर औसत निकाला जाता है उसका भी वर्गमूल होता है। ये गणितीय दृष्टि से अशुद्ध है क्योंकि आपने बीजगणितीय चिन्हों की अवहेलना करी है, जबकि ये गणितीय दृष्टिकोण से शुद्ध है क्योंकि आपने बीजगणितीय को मान रखा है। इसलिए अपकिरण के सर्वश्रेष्ठ माप जो होता है वो परमाव विचलन होता है, जो कि समांतर माध्य पर आधारित होता है। तो बच्चों ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है सर्वश्रेष्ठ सांख्यिकी माध्य कौन सा है, सर्वश्रेष्ठ अपकिरण का माप कौन सा है, अपकिरण के माप में परमाव विचलन कौन से सांख्यिकी माध्य पर आधारित होता है और दोनों में अंतर क्या है। इस तरह के प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो बच्चों बड़े ध्यान से सुनना है, समझना है। अब बच्चों आगे चलते हैं।
परमाणु विचलन की गणना कैसे करते हैं? तो देखिए व्यक्तिगत श्रेणी में परमाणु विचलन की गणना हम कैसे कर सकते हैं? तो हम लघु विधि द्वारा भी कर सकते हैं, प्रत्यक्ष विधि द्वारा भी कर सकते हैं। इसमें आपको करना क्या है, सबसे पहले तो हम क्या निकालेंगे, समांतर माध्य निकालेंगे, फिर उसको श्रेणी में से घटाएंगे जिससे हमारा निकलेगा विचलन। क्या निकलेगा? विचलन। फिर हम विचलन में कुछ ऋणात्मक भी आएगा, कुछ धनात्मक भी आएगा, इसलिए उसका वर्ग लेंगे और जिससे निकले और उसका योग करेंगे जिससे निकलेगा सिग्मा डी स्क्वायर, और फिर उसमें पदों की संख्या का भाग दे देंगे तो ये निकल जाएगा हमारा परमाप विचलन। और अगर वर्गमूल ले लेंगे तो ये परमाप विचलन कहलाएगा, और वर्गमूल नहीं लेंगे तो ये प्रसरण कहलाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, हम x में से जब x बार घटाएंगे तो हमारा डिविएशन आएगा, और उसी डिविएशन को अगर हम स्क्वायर कर देंगे तो वो धनात्मक में आ जाएंगे, और जब उसका योग कर देंगे तो n का भाग दे देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, hd आ जाएगा, यानी परमाप विचलन आ जाएगा। तो ये बच्चों आपको समझना है। चलिए एक उदाहरण देखते हैं। किसी विद्यार्थी के गत सत्र की 10 साप्ताहिक परीक्षाओं में प्राप्तांक निम्न प्रकार है, उनके परमाप विचलन और उनके गुणांक का निर्धारण कीजिए। तो यहाँ पे आपके सामने मार्क्स दे रखे हैं 8, 9, 10, 5, 10, 16, 2, 5, 10, 15 ये हमारे को दे रखा है। तो यहाँ हम इसके क्रमांक लिखे, ये सर ये हमारा क्रमांक हो गया। व्यक्तिगत श्रेणी में हम इसको सीरीज से दर्शा सकते हैं। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, x बार निकालेंगे। तो देखिए सबका योग करेंगे। देखिए व्यक्तिगत श्रेणी में हमें क्या निकालना था, x बार, और x बार निकालेंगे क्या करना है, सिग्मा x को जोड़ देंगे और n का भाग दे देंगे। तो यहाँ 90 है, टोटल n कितने हैं, 10 है। तो 90 में 10 का भाग दिया, हमारा 9 आ गया। अब हम x में से x बार घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा d आ जाएगा। तो यहाँ हमारा x बार कितना माना जाएगा, x बार हमारा माना जाएगा 9 आ रहा है। तो देखिए 8 में से 9 गया, माइनस का 1 आएगा, 9 में से 9 गया, 0 आ गया, 10 में से 1 गया, प्लस का 1 आ जाएगा, 5 में से गया, माइनस का 4 आ गया। इस तरह से आपने देखा होगा माध्य विचलन में हम क्या करते थे, बीजगणितीय चिन्हों की अवहेलना करते, लेकिन यहाँ नहीं करेंगे। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा यहाँ जो विचलन आ रहे हैं आधे तो धनात्मक आ रहे हैं, आधे ऋणात्मक आ रहे हैं, यानी कुछ तो धनात्मक है कुछ ऋणात्मक है, फिर गणना कैसे करेंगे। इसलिए माध्य विचलन में क्या होता है कि सॉरी परमाप विचलन में क्या होता है कि यह विचलनों का वर्ग लिया जाता है। तो यहाँ पे हम विचलनों का स्क्वायर कर देंगे। तो एक का जब स्क्वायर करेंगे 1 आ जाएगा, 0 का 0, 1 का 1, 4 का 16 हो गया, और 1 का 1 हो गया, 7 का 49 हो गया, 7 का 49 हो गया, 4 का 16 हो गया, 1 का 1 हो गया, छिंग छिंग 36 हो गया। ये लो सभी धनात्मक आ गए। इसका योग करेंगे वो कहलाएगा हमारा सिग्मा x, इसको या तो ये बोल दीजिए या हम इसे ये भी कह सकते हैं सिग्मा डी स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा 170 आ गया। अब हमें फॉर्मूला यूज करना है, तो आइए हम फॉर्मूला यूज करेंगे। तो देखिए सिग्मा डी स्क्वायर में n का भाग दे दो, तो ये तो हमारा प्रश्न क्या होगा, हम इसका वर्गमूल ले लेंगे तो ये हमारा कहलाएगा 4.12 जो आ रहा है वो हमारा परमाप विचलन कहलाएगा। और इसी परमाप विचलन में अगर हम उसी समांतर माध्य भाग दे दे तो ये हमारा क्या कहलाएगा, परमाप विचलन गुणांक कहलाएगा। तो बच्चों बिल्कुल समझ में आ गया, बिल्कुल ईजी है, कोई डिफिकल्ट नहीं है, बस आपको समझना है, प्रैक्टिस करनी होगी, फॉर्मूले को थोड़ा ध्यान से समझना होगा। चलिए बच्चों इसी क्रम में अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। खंडित श्रेणी में कैसे निकालते हैं। खंडित में आपको कुछ नहीं करना, केवल आवर्ती से और गुणा करना है। तो f को d से स्क्वायर कर देंगे, डी स्क्वायर से गुणा कर देंगे और उसका योग करके उसमें n का भाग दे देंगे और वर्गमूल ले लेंगे तो क्या निकल जाएगा, खंडित श्रेणी में परमाप विचलन निकल जाएगा। तो चलिए देखते हैं, एक उदाहरण आपके सामने दे रखा है। निम्नलिखित आंकड़ों का परमाप विचलन तथा उनका गुणांक ज्ञात कीजिए। तो ये हमारे सामने 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 ये तो क्या हो गया, x हो गया, और विद्यार्थियों की संख्या क्या हो गई, f हो गई। चलिए टेबल बनाते हैं। तो हम यह लिखेंगे परमाप विचलन की गणना x f। सबसे पहले तो हमें क्या निकालना है, समांतर माध्य निकालना है। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, x बार निकालना है, उसके बाद क्या निकालना है, hd निकालना है, और उसके बाद हमें क्या निकालना है, कोफिशिएंट ऑफ hd निकालना है। ये 3 चीजें हमें गणना करनी है। x बार कैसे निकालेंगे, सिंपल सा तरीका है जो हम समांतर माध्य की सीखते थे, समांतर माध्य में निकालते थे। x को f से यानी मूल्यों को उनकी आवर्तियों से गुणा करके उनका योग कर देंगे और उसी में n का भाग दे देंगे तो हमारा समांतर माध्य आ जाएगा। तो देखिए 5 चौके 20, 10 को 14 से गुणा करेंगे तो 140, 15 को 22 से गुणा करेंगे तो 330, 20 को 30 से गुणा करेंगे 600, 25 को 20 से गुणा करेंगे 500, 30 को 8 से गुणा करेंगे 240, 35 को 2 से गुणा करेंगे 70 आ गया। ये आ गया हमारा सिग्मा fx। इसका योग कर लिया, 1900 आ गया। इसी 1900 में n का भाग देंगे तो हमारा आंसर कितना जाएगा, x बार कितना जाएगा, 19 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसी 19 को अगर हम इन x मूल्यों में से घटाएंगे तो d आएगा। तो देखिए हमने घटाया, तो देखिए 5 में से 19 गया 14 आ जाएगा, माइनस का 10 में से 19 गया माइनस का 9 आ जाएगा, 15 में से गया माइनस का 4 आ जाएगा, 20 में से गया तो प्लस का 1 आएगा, 25 में गया तो प्लस का 6 आएगा, 30 में गया तो प्लस का 11 आएगा, और 35 में गया तो प्लस का 16 आएंगे। अब यहाँ पे कुछ ऋणात्मक आ रहा है कुछ धनात्मक आ रहा है, तो हम इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, ये स्क्वायर कर दिया। अब इसी को आज तक तो क्या करते थे, व्यक्तिगत में हम इसी का योग कर लेते थे, लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा है, f भी दे रखा है। तो खंडित अखंडित में आपको क्या देना है, ध्यान रखना है, आवर्तियों को और गुणा करना है। तो हम विचलन वर्ग को उनकी आवर्तियों से गुणा कर देंगे। तो आवर्तियों से हमने गुणा कर दिया तो ये एफ डी स्क्वायर होगा, इसका योग कर देंगे तो ये हमारा आ गया 4500। अब क्या करना है बच्चों, अब हमको क्या निकालना है, परमाप विचलन। तो 4500 में जब हम 100 का भाग देंगे और उसका अंडर रूट ले लेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 6.708, ये हमारा कहलाएगा एच डी। तो परमाप विचलन यहाँ पे कितना आया, 6.708। और जब इसी परमाप विचलन में अगर हम x बार का भाग दे देंगे यानी 19 का भाग दे देंगे तो 0.353 जो है वो हमारा क्या कहलाएगा, परमाप विचलन
गुणांक कहलाएगा। तो बिल्कुल आसान है, बस आपको प्रैक्टिस करनी है, समझना है। चलिए बच्चों, अब इसी क्रम में अगर हम बात करें अखंडी श्रेणी हो तो क्या करना है, अखंडी श्रेणी में आपको क्या करना है, वही सबसे पहले समांतर माध्य निकालना है, उसके बाद क्या निकालना है, आपको परमाविस्तार निकालना है, और उसके बाद आपको कोफिशिएंट ऑफ परमाविस्तार निकालना है। लेकिन सबसे पहले आपको क्या करना है, ये इसका ध्यान रखना है, क्योंकि आपको पता है अखंडी श्रेणी में कभी भी समांतर माध्य नहीं निकलता है, उसको हमें खंडित में बदलना होता है, यानी हमें x में बदलना होता है। तो उसी तरह से हमें गणना करेंगे। चलिए आगे देखते हैं कैसे करते हैं। तो यह आपके सामने क्या दे रखा है, निम्न समंग सारणी में परमाविस्तार की गणना कीजिए। आपके सामने 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 दे रखा है। यह विद्यार्थियों की संख्या, तो ये तो क्या कहलाएगी, क्लास कहलाएगी, क्योंकि ये एफ मूल्य नहीं है। और ये क्या दे रखा है, आवर्तीय दे रखी है। तो हमें सबसे पहले क्या निकालना है, एक्स बार निकालना है, पहला स्टेप तो हमारा क्या हो गया। उसके बाद हम क्या निकालेंगे, एक्स बार निकालने के बाद विचलन निकालेंगे, यानी डी निकालेंगे। डी के लिए क्या करना है, एक्स में से एक्स बार घटाएंगे, और फिर उसका क्या करना है, हमें स्क्वायर करना है, तो डी का स्क्वायर कर देंगे, या हमें ये भी बोल सकते हैं कि इसके अंतर का स्क्वायर कर देंगे। फिर इसको एफ से स्क्वायर कर एफ से गुणा कर देंगे, और उसके बाद एफ का इसका योग कर देंगे। ये प्रोसीजर यूज करना है हमको, और फिर आगे की प्रोसेस होगी। तो चलिए चेक करते हैं। तो यहाँ हमारे को ये दे रखा है, सबसे पहले तो हमें एक्स निकालना होगा, क्योंकि अखंडी श्रेणी में समांतर माध्य निकलता नहीं है। तो समांतर माध्य के लिए हमें क्या करना है, इसका मिड वैल्यू निकालेंगे। तो 0, 10, 10, 10 में 2 का भाग दिया 5 आ गया, क्योंकि एक्स निकालेगा, मैंने आपको बताया था निम्न सीमा और उच्च सीमा का आधा मूल्य क्या कहलाता है, योग का आधा जो होता है वो एक्स कहलाता है। तो L1 L2 को जोड़ देंगे और उस 2 का भाग दे देंगे। तो 0, 10, 10, 10 में 2 का भाग दिया 5, 10, 20, 30, 30 में 2 का भाग दिया 15, 20, 30, 50, 50 में 2 का भाग दिया 25। ये हम करते रहेंगे। ध्यान रखिए इन सब में 10, 10 का अंतर है, तो यहाँ भी हमारे सब में 10, 10 का अंतर आएगा। तो एग्जाम में आपका टाइम बच सकता है, आप इस तरह से कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, हमें समांतर माध्य निकालना है, तो हम इन दोनों को गुणा कर देंगे fx, और इसका योग करेंगे 2800। इसी 2800 में अगर हम n का भाग दे देंगे तो ये हमारा 28 क्या कहलाएगा, समांतर माध्य कहलाएगा। यह हमारा क्या कहलाएगा, समांतर माध्य कहलाएगा। इसी समांतर माध्य में अगर हम भाग देंगे तो यह हमारा समांतर माध्य कहलाएगा, 28 कहलाएगा। ठीक है बच्चों, यह हमारा 28 आ गया। अब इधर देखिए, अब x में से घटाएंगे तो 5 में से 28 गया, माइनस का 23, 15 में से 28 गया, 13 आ गया, 25 में गया 3 आ गया, ये हमारा आ गया। अभी हमें कुछ धनात्मक आ रहा है और कुछ ऋणात्मक आ रहा है। चलिए हम इसको क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे और इसको f से गुणा कर देंगे। ये हमारा आ गया 19,900 आ गया। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए अब हमको क्या करना है, तो समांतर माध्य हमारा आ गया। अब हमको क्या लेना है, परमाविस्तार का सूत्र यूज करना है। तो यह सिग्मा FD स्क्वायर अपॉन n, और 19,900 में 100 का भाग देंगे, ये हमारा 14.11 क्या आ गया, हमारा परमाविस्तार निकल गया। तो बच्चों अब कैसे इसको करना है, मैं आपको एक बार इसका रिपीटेशन समझा देता हूँ। तो बच्चों पॉइंट जो हमें समझना है, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट है, उस पर बात करते हैं। तो इधर देखिए, परमाविचलन जिसको हम HD बोलते हैं, क्या बोलते हैं, HD। इसको कौन से चिन्ह से दर्शाते हैं, स्मॉल सिग्मा से दर्शाते हैं। ये केवल आधारित होता है x बार में, यानी जब भी आपको निकालना है तो आपको x बार निकालना होगा। अब यहाँ पर इसमें क्या करना है, हमें x मूल्य में से इसका विचलन घटाना है, जिसको हम d बोलेंगे। लेकिन d प्लस में भी आएगा, माइनस में आएगा, इसलिए हम उसका क्या कर देंगे, d स्क्वायर कर देंगे। अगर व्यक्तिगत श्रेणी है तो हम इसमें क्या दे देंगे, केवल n का भाग दे देंगे। अगर खंडित अखंडित है तो हम इसको इसके योग में f से और गुणा करके और फिर n का भाग दे देंगे, और इस तरह से ही निकाला जाता है। जो भी आपका HD आएगा, यानी जो भी आपका परमाविचलन आएगा, अगर आप उसमें x बार का भाग दे दोगे तो ये कोफिशिएंट ऑफ HD कहलाएगा। तो बच्चों ये सारे पॉइंटों पे आपको ध्यान रखना है, एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जा सकता है कि अपकिरण के माप में, यानी प्रक्षेपण के माप में सर्वश्रेष्ठ जो माप होता है वो होता है परमाविचलन। परमाविचलन में बीजगणितीय चिन्हों की अवहेलना नहीं की जाती है, क्योंकि ये सर्वश्रेष्ठ सांख्य के माध्य पर आधारित होता है, जिसका नाम है समांतर माध्य। तो इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। बहुत अच्छा चैप्टर था। अब इसके हम क्वेश्चन करेंगे अगले पार्ट में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।